नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट सीरीज में जीओसी का लेक्चर रखा है। मेरा नाम है योगेश जैन और पिछली क्लास में हम लोगों ने आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म में देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करके चले जाना चाहिए। उसी तरह से आज हम लोग जीओसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहां कहां हमारे दर्द आ जाता है, कहां कहां हमसे गलतियां हो सकती है, किन किन के पीवाईक्यूज तो हमें करके ही जाने चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं ना। आइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जीओसी आज का हमारा लक्ष्य, आज का हमारा गोल है। अब जीओसी के अंदर क्या है बेटा, पंगा है कि जैसे सबसे ज्यादा सवाल एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के आते हैं, मेनली वहीं से सवाल आते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब भी आना चाहिए। तो उनमें भी हमें किन किन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना है वो बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में दो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है माइनस आई सीरीज और एक है प्लस आई सीरीज। दोनों रटी हुई होनी चाहिए, 3-4 बार लिख लेना, याद हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3-3 का सेट बना के दे देता है, 3-3 का सेट बना देगा, उनमें कंपैरिजन करवा लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट से डायरेक्टली जो आ सकता है वो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से आता है, जहां कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात होती है। जैसे कि बता रखा है आपको कि कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल को प्लस आई स्टेबल करता है, कार्बेनायन को माइनस आई ग्रुप स्टेबल करता है, ठीक है ना। यहीं पर डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर वाला रूल भी पढ़ाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप लोग एक बार ट्राई करके जाएं, ठीक है ना, वो वाले क्वेश्चन भी करके जाने। फिर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैलिड है या इनवैलिड है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल भी है या नहीं है, तो वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, तो वो आपको रिवाइज करके जाना है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, कि इस कंपाउंड की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसमें भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला कॉन्जुगेशन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पाई सिग्मा नेगेटिव वाला वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपके पाई सिग्मा पाई वाले होते हैं उसमें नेफ्थलीन, एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग देख के जाएं, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं वो देख के जाएं, ठीक है। फिर चौथी प्रोफाइल जो यहां से बन सकती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन पे बन सकती है। उसके लिए रूल्स लिखाए जाते हैं, 5-6 रूल लिखवाते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। उन रूल्स को आप एक बार रिवाइज करके जाए, 5-6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग एक बार रिवाइज कर लें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। रेजोनेंस में आपको इतना करना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि रेजोनेंस का ही एप्लीकेशन है। यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रुप प्लस एम ग्रुप है या कौन सा माइनस एम शो करता है, कौन सा प्लस एम शो करता है, तो वो प्लस एम और माइनस एम ग्रुप को आप एक बार रिवाइज करके जाए, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वाया रेजोनेंस वो प्लस एम है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है रेजोनेंस के थ्रू वो माइनस एम है, इतनी सी बात है। अब अगर वो किसी बेंजीन रिंग से अटैच है तो प्लस एम तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्वेश्चन भी यहां से बन जाता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, कौन सा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले तो कौन कौन शो करता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैटायन, रेडिकल, एल्कीन, एल्काइन और फिनाइल सिस्टम, ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं अगर इनके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है तो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है, या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट करवा लेगा आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है यहां पे वो बन सकता है कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन में किस तरह का कॉन्जुगेशन है। तो मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूं तो मैं स्टार भी लगवा देता हूं कि सिग्मा पी कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में होता है, कार्बन फ्री रेडिकल में सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है, एल्कीन के अंदर सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोकेटायन में कौन सा कॉन्जुगेशन है, तो सिग्मा पी है, कार्बन फ्री रेडिकल में भी सिग्मा पी है और एल्कीन में सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। फिर इसकी एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन बनता है, इसकी एप्लीकेशन पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन का। 4 तरह की एल्कीन दे दी जाएगी और उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसके कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का। यह हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी होगी, ठीक है ना। फिर बात आती है एरोमेटिसिटी की।
तो एरोमेटिसिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को तो आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं कि कौन एरोमेटिक होता है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक। हकल्स रूल एक बार देख के जाएं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पे एरोमेटिक की बात होती है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वहां एंटी एरोमेटिक की बात होती है। फिर ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये इस शेप में ना होके इस शेप में होता है, टफ शेप में, जिस कारण से नॉन एरोमेटिक होता है। और एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें दोनों हाइड्रोजन में रिपल्शन लगने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये दो एग्जांपल आप लोग देख के जाएं कि ये दोनों नॉन एरोमेटिक होते हैं। लगता है ऐसा है कि एंटी एरोमेटिक है लेकिन नॉन एरोमेटिक है, ये लगता है कि एरोमेटिक है लेकिन ये भी नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक तो ऐसी बातें थी जिसमें क्वेश्चन बन भी सकते थे, नहीं भी बन सकते थे, लेकिन वो रिवाइज करना जरूरी है। लेकिन यहां से पक्के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यहां से पक्के क्वेश्चन बनते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन रेडिकल पे, रेडिकल एनायन और कैटायन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंडक्टिव, इजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी सब इंक्लूड हो जाता है, सब इंक्लूड हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे बन जाता है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि एरोमेटिसिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, रेजोनेंस में कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, और इसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का। अब जैसे कैटायन और रेडिकल को आप एक जैसा मान के कर सकते हो, कैटायन और रेडिकल दोनों भिखारी होते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जैसे +m+h+i, तो +m+h+i कैटायन और रेडिकल को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब वो भिखारी और भिखारी के कटोरे में से कोई पैसे छीन के भाग गया, कैसा लगेगा? तो इसलिए ये कैसे होते हैं, स्टेबिलिटी को डाउन करते हैं, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, -m, -h, -i। तो +m क्या है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो +m सबसे बड़ा फैक्टर, फिर +h, फिर +i। बात समझ में आ गई आपको? बस यही आपको ध्यान रखना है ना कि कैटायन और रेडिकल में +m, +h, +i स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, कैटायन रेडिकल में -m, -h, -i स्टेबिलिटी को घटाएंगे। फिर बात आती है एनायन की। एनायन में कैटायन और रेडिकल का जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है ना, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, मतलब खींचता है, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। भाई वो तो पहले ही खा पी के बैठा है ना, भरा हुआ है, इधर पनीर, इधर रसगुल्ले, और नाकों में से दालें बह रही है। तो ऐसे केस में तो भैया बाहर निकालना पड़ेगा ना चीजें। तो जो खींचते हैं ना वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो देते हैं वो अनस्टेबल करते हैं। ठीक है ना, तो ये कैटायन, रेडिकल, एनायन की कहानी है। कौन स्टेबल करता है, कौन अनस्टेबल करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास बनता है। इसमें आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन करके जाएं, है ना। मस्ट क्या है इसमें, ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस, सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई करके जाएं। अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना सारे के सारे, तो भी आपका काम चल जाएगा, वहीं से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है ना। फिर इसी में दूसरी प्रोफाइल बनती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और तीसरी प्रोफाइल बनती है बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवाल जो होते हैं, या तो आपको बॉन्ड लेंथ सीधे सीधे दिख जाएगा, तो उसको उल्टा कर दोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है लेकिन उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। भाई इतनी बड़ी चौक ले लूं मैं, इतनी बड़ी चौक को तोड़ना आसान है, अगर ये चौक का टुकड़ा ले लिया मैंने इतना सा, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो छोटी लंबाई रहेगी तो तोड़ना मुश्किल, और बड़ी लंबाई रहेगी तो तोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरा फैक्टर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो जो भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, उसको तोड़ के उसमें रेडिकल बनाओ और रेडिकल की स्टेबिलिटीज को कंपेयर करो। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए यहां पर ये बॉन्ड है और यहां पर ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसको मैं HA बोल देता हूं और इसको HB बोल देता हूं। मुझे इस कार्बन HA और इस कार्बन HB की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो मैं इसको यहां से तोड़ूंगा, यहां से तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद यहां पर रेडिकल बनाऊंगा, यहां रेडिकल बनाऊंगा। अब इन दोनों रेडिकल में ज्यादा स्टेबल ये है, अगर रेडिकल ज्यादा स्टेबल ये है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, उल्टा हो जाता है ऑर्डर। ठीक है ना, वो सब पढ़ा रखा है, अभी पढ़ाने के लिए थोड़ी ना बता रहा हूं, तो बता रहा हूं क्या क्या पढ़ के जाना है आपको। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बॉन्ड स्ट्रेंथ के बन सकते हैं। बॉन्ड लेंथ के ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसकी बॉन्ड लेंथ कम, वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। और तो कैसा बनेगा, तो जिसमें शुद्ध सिग्मा बॉन्ड होता है, शुद्ध सिग्मा बॉन्ड सबसे बड़ा। फिर सिंगल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं ड्यू टू रेजोनेंस, अभी डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आए हैं, ओरिजिनलिटी तो सिंगल बॉन्ड की है ना,
तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ना ज्यादा मात्रा में क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर ना मतलब ओरिजिनलिटी क्या है, डबल बॉन्ड की ओरिजिनलिटी ज्यादा है। फिर शुद्ध डबल बॉन्ड, तो शुद्ध सिग्मा बॉन्ड, सिंगल में डबल, डबल में सिंगल और प्योर डबल बॉन्ड, ये ऑर्डर होता है बॉन्ड लेंथ का। इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो जैसे मान लीजिए ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ ए है, ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बी है, तो ए और बी में कंपैरिजन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में जा रहा है बेटा, रेजोनेंस में जा रहा है। अब रेजोनेंस में जाने की वजह से इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, यानी कि ये कैसा हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसमें। जबकि ये कैसा है, शुद्ध सिग्मा बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिग्मा बॉन्ड है। तो शुद्ध सिंगल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कार्बन नाइट्रोजन की। एक तरह का क्वेश्चन ये बन सकता है। अब मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में आपको दो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा ली, जैसे ये ए है ये बी है, एक ही क्वेश्चन में दो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा रहा है, तो उस केस में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उस हाइब्रिड से आप लोग आंसर करोगे। तो जब मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो इसमें सारे की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है बेटा, एक जैसी हो जाती है, सारी एक जैसी हो जाएगी। तो ये ए है ये बी है, तो ए और बी तो बराबर ही है ना, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ कैसी आ जाएगी, ए बराबर बी आ जाएगी, ए बराबर बी। अब मान लीजिए यहां पर मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं। अब लगता तो ऐसा है कि पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहां पर भी रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन यहां रेजोनेंस नहीं होता क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये कैसा होता है बेटा, टब शेप का होता है, इस तरह से ये टब शेप का हो जाता है, पाई पाई यहां पाई यहां पाई। और आपको ए और बी किसको बोला गया है कि ए तो ये है और बी ये है, तो अब ये पाई और ये पाई में रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, तो ये शुद्ध डबल बॉन्ड है और शुद्ध सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ बी की ए से ज्यादा है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कहां रेजोनेंस हो रहा है कहां नहीं हो रहा, तो वो रेजोनेंस में क्लियर होगा तब जाके यहां पे आएगा बात समझ में, ठीक है ना। तो उसकी एप्लीकेशन है बेसिकली। एक ही मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड लेंथ पूछी हो तो हाइब्रिड से आंसर देना है, और अगर अलग अलग में पूछी हो तो देख लो रेजोनेंस वगैरह चला के, ठीक है ना, उससे आंसर निकल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। ये पूरा जीओसी जब आप पढ़ लेते हो, इंडक्टिव रेजोनेंस, मेसोमेरिक हाइपर एरोमेटिसिटी सब पढ़ लिया आपने, उसके बाद उन सबका एप्लीकेशन का पार्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ है। इसमें मैं आपको कहूंगा जितने पीवाईक्यूज हैं आप उनको लगा जाओ, केवल सिर्फ पीवाईक्यूज को लगा लो, आपका काम चल जाएगा बढ़िया से, उसी से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना होता है, हमें मोस्ट एसिडिक H+ को रिमूव कर दो, कॉन्जुगेट बेस बना लो और उन सारे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक कर लो। अब स्टेबिलिटी की बात आई तो कौन सी स्लाइड पे आ गए अपन ऑटोमेटिकली, स्टेबिलिटी की बात आई तो हम इस स्लाइड पे पहुंच गए वापस। ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है ना, तो ये काम आ गया ना वहां पे, इसलिए ये भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो उन स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे, वही ऑर्डर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑल पीवाईक्यूज क्वेश्चन करने हैं, सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन आप करके जाओगे। एक एसआईआर इफेक्ट को आप देख लेना, एसआईआर इफेक्ट को रिवाइज करना कि जब ऑर्थो इफेक्ट पे, ऑर्थो पोजीशन पे जब दो बल्कि ग्रुप लगे हों, है ना, तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रेजोनेंस कट हो जाता है इस वजह से। तो एक बार इसको भी देख के जाना। फिर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में एक ही फंडा लगता है कि जितने ज्यादा कंपाउंड अनस्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन को रखकर, भाई इलेक्ट्रॉन को रख के जितना ज्यादा दर्द आ रहा होगा ना उसके अंदर, उतने ही ज्यादा उसके मतलब वो रहा होगा कि यार मैं इस इलेक्ट्रॉन को दे दूं। तो इलेक्ट्रॉन की देने की टेंडेंसी क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा कंपाउंड अनस्टेबल फील करता है इलेक्ट्रॉन को रख के, उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। इसमें भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन कर लो। मैं कह रहा हूं कि पीवाईक्यू के बाहर आएगा ही नहीं, इसमें वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और एक एलिफेटिक अमीन्स का ऑर्डर याद रखना, एक्वस फेज में 231 और 213 वाला। मिथाइल के केस में तो 213 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और इथाइल के केस में 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। वो दो ऑर्डर आपको याद होने चाहिए एक्वस फेज वाले। और इसमें एक बार एसआईपी इफेक्ट को देख लेना, जब ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा होता है तो उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ गिर जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वो भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है दोस्त। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग टोटोमिज्म को जीओसी के अंदर पढ़ाते हैं, जैसे मैं भी जीओसी के बाद टोटोमिज्म को पढ़ाता हूं क्योंकि उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का बहुत रोल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप टोटोमिज्म में किस किस तरह के क्वेश्चंस आप देख पाओगे कि कौन टोटोमिज्म शो कर रहा है। हालांकि ऐसे ही मैंने आइसोमिज्म में भी बताया था, है ना, तो वो देखना है आपको कि कौन टोटोमिज्म शो करता है। दूसरा, इनॉल के कंपैरिजन का सवाल आ जाता है
कि कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा इनॉल कम स्टेबल है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन से डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ना, उतना ज्यादा इनॉल का परसेंटेज निकल के आता है। तो वहां से आप देख लेना, है ना, इनॉल के कंपैरिजन के सवाल आप कर लेना। तो यही पूरी बात थी जीओसी की बेटा, है ना। ये पूरा जीओसी का डिस्कशन है कि क्या आपको रिवाइज करना है, किसके पीवाईक्यूज करने, किसके नहीं करने, किस टॉपिक को आपको थोड़ा ढंग से रिवाइज करना है, वो मैंने आपको बता दिया। प्लस आई सीरीज माइनस आई सीरीज अच्छे से रिवाइज करना। उसके अलावा प्लस एम माइनस एम में कुछ नहीं है, रेजोनेंस चलाना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप स्टेबिलिटी वाला फैक्टर देख के जाओगे, केटायन एनायन रेडिकल वाला करेक्टेड है थोड़ा, ठीक है। अब अगले चैप्टर हाइड्रोकार्बन में मिलेंगे। धन्यवाद।